हेलो, गुड मॉर्निंग, जय ओंकार, नमस्ते, कैसे हैं सब। आ जाइए सब, देन वी स्टार्ट। पहले दीपिका बता दो, आवाज क्लियर है मेरी? म्यूजिक एंड द वोकल वॉइस ऑल गुड? जय गुरु जी, जय हो। चलो, गुड। होप ऑल आर फाइन, सब अच्छे होंगे अपनी अपनी जगह पे, मस्त। नमस्ते, नमस्ते सभी को, जय ओंकार, नमस्ते। नमस्कार सभी को, प्रणाम। तो बताइए, सब ठीक है? सब कुशल मंगल, ऑल गुड? गगनदीप, आई एम फाइन, आप सुनाओ, ठीक हो? आवाज थोड़ी बढ़ानी है, एक्चुअली इट्स नॉट इन माय हैंड। मेरे वॉल्यूम तो इतना रहेगा, शायद आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। अगर आवाज का कोई इशू हो तो मेरे को बताएं। और नजदीक आ जाता हूँ या और ऊंची बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मैं ध्यान या लाइव सेशन में आना से पहले मैं ध्यान में होता हूँ, तो ध्यान जब आप करते हैं, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि ध्यान करने के बाद में इंसान थोड़ा सा आवाज भी धीमी रखता है और हर एक चीजें उसकी एक धीमी लय में आ जाती हैं। उसकी सांस हो जाए, उसकी सोच हो जाए, उसकी आवाज हो जाए, बॉडी एकदम से रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है। तो समहाउ इन स्टार्टिंग यू फील अ लो वॉइस, और धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने आप ही बढ़ जाएगी जब आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, क्वायरीज आएंगी, बात शुरू हो जाएगी। ये तो एक नई ब्याही दुल्हन की तरह है। जब दुल्हन नई नई घर आती है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल वैसी होती है, और जैसे ही कुछ महीने, कुछ साल गुजरते हैं तो आवाज इंक्रीज हो जाती है। दैट इज द ह्यूमन नेचर। स्टार्टिंग हमेशा मध्यम, फिर तेज, और उसके बाद में फिर मध्यम होना चाहिए। एक लय है, एक लयबद्धता में ये सारी चीजें होती हैं। दीपू तो इतना हंस मत, तेरी शादी भी होने वाली है। तेरे को सेशन में बहुत बोलते थे, बोला आज इस सेशन में, लाइव सेशन में भी तेरे को थोड़ा सा बोल दे, है ना? तो हम सभी लोग देख रहे हैं तेरे लिए लड़का, जल्द से जल्द दुआ करते हैं तेरी शादी हो जाए। अभी बंद करके भाग जाएगी। सो होप एवरीवन इज गुड। तो आज का सेशन हम लगाएंगे, पहले कुछ आपके अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन करनी हो, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के साथ में,
और उसके साथ में हम एक ध्यान में जाएंगे फॉरगिवनेस, एक माफी, एक दया के ऊपर जो गुरुओं ने सिखाया है, जो मुझ तक पहुंचा है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। स्मॉल लिटिल बिट, छोटी छोटी कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छाई और बहुत अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे। हम अगर डेली छोटी छोटी प्रैक्टिस करते जाएं किसी भी चीज़ों के लिए, देन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं हमारे घर परिवार में या जहाँ पे भी हम रहते हैं या जिस सोसाइटी में भी हम रहते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी के जहन में या किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, तो वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अभी कुछ मिलना, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा, होप सो कि नेक्स्ट मंथ तक हम सेशंस जो हैं वो हॉल में लगाना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो झिझका मत करो, क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे पूछ लिया करो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये देखा है कि जब मैं वहाँ पे भी सेशंस लेता था तो क्वेश्चंस के लिए बाद में या पहले आया जाता था और बिल्कुल मेरे पास आके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जिंदगी में हम अपने आप को ही नहीं रख पाए दुनिया के वजह से, तो शायद हम ऐसे घुट घुट के ही जिंदगी जी लेंगे। किसके अंदर गलतियां नहीं, किसके अंदर कह सकते हो कि ये सारी चीजें नहीं है, मेरे अंदर में भी है, गुस्सा मुझे भी आता है हर एक चीजों में। बट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, एक प्रैक्टिस चल रही है। मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर हो, एक सीखने वाले हो। तो उन चीजों को हम धीरे धीरे कैसे मोल्ड करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, यही तो हमारा मिशन है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से नहीं छूट सकते, बट इन चीजों को हैंडल कैसे किया जाए या इन एनर्जीज को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकें, ये गुरुओं के अकॉर्डिंग जो ज्ञान मिलता है उसके साथ में हम इन चीजों के ऊपर वर्क करते हैं। बहुत चीजें हैं डेली बेसिस पे, मैं कई गुरुओं से सीखता हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। तो वो चीजें मैं वीकेंड पे जब भी सेशन लेता हूँ तो आपके आगे छोड़ता हूँ कि आप उन चीजों को समझें, आप उन चीजों को विचारें, अपनी जिंदगी में लेके आए। सो इफ यू वांट कि ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज चलती रहे, तो प्लीज पूछा कीजिए। आपका पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आप कैसे उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकेंगे। यही सेम थ्योरी बचपन में, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, टीनेजर्स में ये चलती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप टीचर से जाके बात नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इट्स सो हार्ड कि आप आगे बढ़ जाएं या इन चीजों को, या तो इतनी मेहनत करो, इतनी डेडिकेशन के साथ में चलो कि इन चीजों को खुद खोजने पर, खोजोगे कहाँ? किसी बुक्स में, किसी गुरुजन का सत्संग सुनोगे, कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप ये चीजें करोगे, ठीक है। या तो द बेस्ट वे, अपने क्वेश्चन को अपने अंदर दोहराया करो। अगर वो क्वेश्चन आपका होगा तो आंसर भी आपका ही होगा, आपके अंदर से ही आंसर मिलेगा। नॉर्मली मुझे लोग कहते हैं जी इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता, तो मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्वेश्चन क्या आपका है या किसी से सुना हुआ क्वेश्चन है और मेरे सामने लेके आ रहे हो। अगर तो क्वेश्चन आपका है तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन किसी और का है और आंसर आप ढूंढ रहे हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि उस चीज का जो भाव है, जो उस चीज के अंदर चीजें चल रही हैं, वो वही बंदा उस आंसर को ग्रैब कर सकता है जिसका ये क्वेश्चन होगा। तो जरूरी है ये सत्संग का होना, ये सत्य प्रेजेंट में रह के इन डिस्कशंस का करना। सो प्लीज आस्क, अगर कुछ पूछना हो।
कोई टॉपिक डिस्कस करना हो, किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो। दिनेश जी, ध्यान में मन नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि ध्यान में मन नहीं लगता, इस चीज को देखने वाला जो कॉन्शियस एनर्जी है, जो हम देखते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं पर मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, ये भी एक ध्यान है। एक्सेप्टेड। कौन है जो देख रहा है कि मैं ध्यान करने लगा हूं और मेरा मन कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है? जो देख रहा है वही साक्षी भाव है, वही ध्यान है। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में उतर जाना, ये सबसे बड़ी खेल है, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। अगर ध्यान नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ मिनट के लिए मेडिटेट करने के लिए बैठने लगा हूं और जैसे ध्यान करने लगा तो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, एक्सेप्टेड। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। इस चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम भटकते रहेंगे। हमें लड़ना नहीं है कि मैंने ध्यान लगाना है, मुझे ये नहीं करना कि मैं एक प्रेशराइज्ड होके ऊपर से और ज्यादा स्ट्रेस ले लूं कि मैंने तो मेरा ध्यान लगता था, हॉल में ध्यान लगता था, उनके सामने लगता था, अब क्यों नहीं ध्यान लगता। ऐसा नहीं सोचोगे। ऐसा सोचोगे तो उल्टा और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाओगे। इस चीज का क्वेश्चन ही तब बना कि इस चीज का अंदर ही अंदर ये चीजें आनी शुरू हो गई। तो डू वन थिंग। अब ध्यान ऐसा लगाना कि मैं बैठने लगा हूं और मेरा ध्यान ना लगे, ये चीज सोच के बैठना और यही करना कि मैंने अब ध्यान लगाना और मेरा ध्यान नहीं लगेगा। देखना मेरा ध्यान नहीं लगेगा, मेरा मन कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी बाहर की चीजें, कभी कामकाज की चीजें, यहीं पर दौड़ता रहेगा। पर मैं इन चीजों को देखूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ये जो चीजें होंगी मैं इन चीजों को एक्सेप्ट करता हूं। डू इट। जब ये चीज मन में रख के आप बैठोगे तो देखना एक अलग सी चीज होगी। क्वेश्चन आपका है, आंसर आपको मिलेगा। जी राजेंद्र सोनी जी, अगर क्वेश्चन आपका है तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। अगर क्वेश्चन आपका नहीं है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप में बैठते हैं, उस ग्रुप में कई चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा शेयर करता है। क्वेश्चंस किसी के होते हैं, वही क्वेश्चन सुन के हमारे अंदर वो क्वेश्चन उठना शुरू हो जाता है, बट उस बंदे के अंदर वो उठाया हुआ क्वेश्चन किस भाव से है, वो भाव आपके अंदर नहीं आ सकता। तो उस चीज की वजह से हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। नवी जी, इस क्वेश्चंस के, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, रब को पाना है या खुद को खोना, सच क्या है? बिकॉज रब तो अपने अंदर ही है, जो है सब वही है। आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आई थिंक मेनी टाइम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो लाइव भी दिया है और वो एक दूसरे के सामने बैठ के हॉल में भी इस चीज का आंसर दिया है। बट शायद ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आता है कि मेरी चीज को आप प्रॉपरली कैच नहीं कर पा रहे हो। जब मैं आपको कुछ समझाता हूं तो आपका ध्यान उस चीज को समझने की बजाय शायद कहीं ना कहीं और गया होता है। तो अगेन आई एक्सप्लेन यू, रब को पाना है या खुद को खोना है, ये दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, रब तो अपने अंदर ही है, अपने अंदर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में रब के अलावा और कुछ है ही नहीं। अपने अंदर कहने में जो शब्द हम यूज करते हैं अपना, दैट इज कॉल्ड ईगो। इसे अहंकार कह सकते हैं। अहंकार और ईगो का मतलब है हम अपने आप को इस खुदाई ऊर्जा से अलग करके देखते हैं कि मेरे अंदर भगवान है, वो मेरा क्या है। जब ये मेरा खत्म हो जाएगा देन रहेगा ही कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि अपनी पढ़ी पढ़ाई नॉलेज को छोड़ दो, ये क्या है? तो कई लोग कहेंगे भैया ये गिलास है, चाय का गिलास है या ग्रीन टी है। मैं कहूंगा कि इस चाय के गिलास की नॉलेज, गिलास क्या होता है इसका पढ़ा पढ़ाया ज्ञान छोड़ दो। अंदर ग्रीन टी है, इसका पढ़ा पढ़ाया ज्ञान छोड़ दो, जिससे आपको पता चले कि ये ग्रीन टी है, इसमें कुछ रोज पेटल्स है, या ये गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, ये ज्ञान छोड़ दो। फिर क्या है? फिर आप कहोगे कि इसका नाम गिलास है। मैं ये भी कह देता हूं कि इसका नाम जो गिलास आपने पढ़ा है
ये एक एजुकेशन है। बचपन में सिखाया गया ग्लास, तो आप कहते हो कि ये ग्लास है, इस एजुकेशन को पीछे कर दो, फिर क्या है? फिर कोई शब्द ही नहीं रहेगा, वो निशब्द ही वो ईश्वर है। जब हम उस ईश्वर के किसी भी चीज को एक आइडेंटिफिकेशन या कुछ नाम दे देते हैं, तभी हम उसको उस ईश्वर से अलग कर देते हैं। वो चाहे अपने आप को नाम दे दो, नवी, चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे गुरप्रीत हो, चाहे निशु जी हो, जब भी हम अपने आप को नेम देते हैं, हम अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, जिस आइडेंटिटी से हम अपने आप को उस ईश्वर से अलग कर देते हैं। तो जब भी इसमें आपके क्वेश्चन का भी आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, रब को पाना है या खुद को खोना है। अपनी आइडेंटिफिकेशन को खो दो तो रब अपने आप आपको मिल जाएगा। तो अगर अब ये चीज नहीं फिर समझ आई, डू इट, इस सेशन के बाद में इस सेशन को दोबारा सुनना, यही क्वेश्चन को आप रिपीटली सुनना। आपको याद है जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बच्चा पढ़ने के बाद में लास्ट टाइम पे उसके पेरेंट्स या टीचर कहते हैं रिवाइज करो। वो रिवीजन है क्या? वो रिवीजन है जो सीखा है। अगर वो कुछ नहीं समझ में आया, देन रीड अगेन, लिसन अगेन, ठीक है। इसीलिए हम वेद शास्त्रों का अध्ययन बार बार करते हैं। कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो उन चीजों को समझने के लिए हम उसे दोबारा दोबारा रीड करते हैं। उसे हम ये नहीं कहते कि ये क्यों कर रहे हो, या तो हम एक अंदर की खुशी और अंदर की एक महक और अंदर के एक टेस्ट के लिए उसे जस्ट निगलते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं कि इस श्लोक का क्या मतलब है, बस मुझे अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू रीड इट, आई वॉन्ट टू लिसन इट, डू इट। दूसरे किस्म के इंसान उस चीज को बार बार पढ़ते हैं कि वो याद रहे और आगे चलते हुए जिंदगी में उस चीज से गलती ना हो। थर्ड होते हैं कि हम एक रट्टाफिकेशन और तोताफिकेशन हो जाती है, जिससे एक तोते की तरह हम पढ़ते रहते हैं और लोगों को दिखाते हैं जी हमने इतने वेद पढ़ रहे हैं, अभी जी उनको मिलना है, वो क्या कर रहे हैं? अभी तो वो वेद पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन दीज थिंग्स हैपन। अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइम। गुरप्रीत सर, हाउ कैन वी एक्सपीरियंस वननेस एंड स्टे इन इट? द सेम थिंग जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, अपनी आइडेंटिफिकेशंस को जब हम छोड़ देते हैं, देन वी एक्सपीरियंस वननेस। वननेस के लिए हमारा आइडेंटिफिकेशन और हमारे अपने आप को एक आइडेंटिटी देना, ये खत्म करना ही होगा। हाउ टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम कर्मास, थिंग्स वी डू अननोइंगली। पहली बात, ये दो क्वेश्चंस हैं। हाउ टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम कर्मास। कर्मास से अगर अपने आप को मुक्त करना हो तो अपने आप को पास्ट और फ्यूचर में दिमाग जो घूमता है उसको बंद करके प्रेजेंट में रहना शुरू कर दो। और थिंग्स वी डू अननोइंगली, दैट मीन्स कि हमें कुछ पता ही नहीं है हम जो कर रहे हैं। मैं अभी आपके सामने बैठ जाऊं गगनदीप, बात करता करता आपके गले को पकड़ लूं और दबा दूं और मैं कह दूं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आप कहोगे ऐसे कैसे पता नहीं था? आपने मेरा गला दबाया, आपको आप कैसे कह सकते हो मुझे पता ही नहीं था? मैं कैसे कह सकता हूं आपको कि आपने अननोइंगली सारी चीजें की? बट हो जाता है क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और है। मैंने ग्लास को पकड़ने की बजाय आपकी गर्दन पकड़ ली। आई एम नॉट टोटली इन प्रेजेंट मोमेंट, आई एम नॉट टोटली अवेयर। दैट्स द रीजन जिस वजह से हम इन चीजों में फंसते हैं। होप पता चल गया होगा, समझ में आ गई होगी। हर हर महादेव। ठाकुर साहब, और कोई क्वेश्चंस और कोई क्वायरीज हो? देखो बात सिंपल सी इतनी है, वो कर्मों की बात कर लो या अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ने की बात कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ एक शब्दावली है। ये मेरी आपसे बात करने के लिए कुछ शब्द हैं। इन शब्दों को हम किसी भी रूप में लेके आ सकते हैं। तो भाव क्या है उस चीज को समझना, फीलिंग्स क्या है अंदर, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Can anyone heal other if one is himself in need of healing? जी,
कोई भी किसी को हील कर सकता है, बशर्ते हम उसके द्वारा ठीक होने के लिए तैयार हो। ऐसा ना हो कि एक बंदा आए, वो कहे कि मैं आपको ठीक करना चाहता हूं, बट आपके अंदर कुछ डाउट्स आ जाएं कि ये बंदा मुझे ठीक करेगा, ये काम करेगी चीजें या नहीं करेगी, क्या ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ठीक होना हो तो अपने आप को उनके आगे छोड़ दो, देन वो चीजें अपने आप हीलिंग में परिवर्तन होनी शुरू हो जाएंगी। सो यस, इट्स पॉसिबल, बशर्ते हम अपने आप को ठीक होने के लिए उनके आगे समर्पित कर दें। अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो हीलिंग होनी बहुत मुश्किल है। So please enlighten us about your state of mind. My state of mind, मेरा शायद माइंड का कोई स्टेट अभी तक बना ही नहीं है। मैं किसी स्टेट या किसी अवस्था में टिका हुआ नहीं हूं। मैं हर घड़ी एक नई स्टेट में रहता हूं और उस स्टेट से या उस चीज से या उस भाव से गुजरता रहता हूं। मैं उस गुजरते हुए भाव को एक्सपीरियंस तो करता हूं, पर उसे पकड़ के नहीं रखता। वो चाहे मेरे ऊपर आया हुआ कुछ गुस्सा हो, वो चाहे मेरे अंदर आई हुई कुछ घृणा हो, वो चाहे नफरत हो या कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे इवनिंग मेरे कुछ क्लासमेट जो बचपन से हैं, उनके साथ में ही थोड़ा सा मनमुटाव हुआ। तो आई एम इन दैट एग्रेशन कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। देन मैंने उस चीज को इस ढंग से लिया कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ आर्ग्यू करने से बेटर है आई लीव द प्लेस। वो चीजें व्हाट्सएप पे हो रही थी। हमारे बचपन के सभी प्यारे दोस्त हैं जो बचपन से साथ में हैं, तो उनके साथ में ही कुछ ऐसी चीजें हुई। देन what I do, I felt sorry in front of all of them। कुछ ऐसी बात हुई, तो वो चीज होने के बाद मैंने ग्रुप लीव कर दिया। देन उनके अगेन मैसेजेस आया, मुझे फिर ऐड कर दिया और बोला कि तेरे अलावा इस ग्रुप में हम नहीं रहेंगे, ये ग्रुप खत्म हो जाएगा, आपको रहना पड़ेगा इस चीज में। वो जो समय था, उस टाइम पे मैं उस अवस्था को बिल्कुल छोड़ गया था जिस अवस्था में मैंने उस ग्रुप को लीव किया था। जब दोबारा एंटर हुआ, आई एम सेम एज जैसे मैं पहले था। मैं उनको जो चीजें समझाना चाहता था वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, पर मैं उस अवस्था में नहीं रहा, मैं उस स्टेट को छोड़ गया था। आई थिंक दैट इज माई फंडा। मैं इस हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर चुका हूं कि मैं बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे टिक के नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये शारीरिक बात नहीं कर रहा, ये भाव की बात कर रहा। पर जब मैं प्रेजेंट में जिस भाव में होता हूं, कंप्लीटली अवेयर और उस चीज को प्रॉपरली देखता हूं, उस चीज के बाद में उसका असर क्या होगा, उस चीज के दौरान मैं क्या कर रहा हूं, वो चीज जब शुरू हुई उस समय में क्या था। इन तीनों अवस्थाओं का मेरा पूरा ध्यान रहता है। हम एक टॉपिक यूज करते होते हैं, गुरुजनों ने भी कहा है, चौथी अवस्था जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। वो तुरीय अवस्था क्या है? जागरूक, स्वपन, सुशोभित। जागना जैसे मैं जागा हूं, स्वपन ड्रीम स्टेट, सुशोभित आधा जागा हुआ और आधा सोया हुआ। इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाली जो अवस्था है, जो इन तीनों अवस्थाओं को देखती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, उसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को जो गहन तौर पे देख लेता है, वो इन तीनों से परे हो जाता है। हम जिसे भी देखते हैं वो हमारे से अलग हो जाती हैं चीजें। जिन चीजों को हम देख पाते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक फंडा है, उन चीजों से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। आप कहते हो मुझे गुस्सा बहुत आता है, आप कहते हो मेरे अंदर जेलसी बहुत है, आप कहते हो मेरे अंदर घृणा बहुत है। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो इन चीजों को देखना शुरू कर दो।
जैसे दिनेश जी ने बोला था कि मेरा ध्यान नहीं लगता, विचार आते हैं। आप विचारों को जब अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हो तो विचारों को देखना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, विचार और आप दोनों अलग हो जाओगे। ठीक है, इसे कहते हैं तुरीय अवस्था। जब एक इंसान, जब एक साधक, जब एक संत इस चौथी अवस्था में 24 आवर्स रहता है, वो जाग जाता है। उसे इनलाइटनमेंट, उसे ही कहते हैं कि ये जागा हुआ पुरुष है, ये बुद्ध पुरुष है। जैसे कृष्ण ने गीता में कहा है, जब सभी सोते हैं तो योगी जागता है। तो वो जागना क्या है, वो इसी तुरीय अवस्था के बारे में बताया गया है। वो इसी जागृत अवस्था में जो इन तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ पाए हो? जागरूक, स्वप्न, सुशोभित, इन तीन चीजों को देखने वाली जो चौथी चीज है, ये तुरीय है। ये तीन अवस्थाओं को वो देख रहा है। जैसे ही वो इन तीन अवस्थाओं को देखता है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। और इन्हीं तीन अवस्थाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जुड़े हुए हैं। आप जागते हो, आपकी आंखें बहुत कुछ देखती हैं। आप जागते हो तो आपके कान बहुत कुछ सुनते हैं। आप जागते हो तो आपके जुबान से बहुत शब्द निकलते हैं जिनसे ये सारी चीजें होती हैं। स्वप्न में डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस और ये सपने आते हैं। आप माया में लिप्त रहते हैं। सुशोभित, आधे जागे आधे सोए, दैट इज द कंडीशन व्हेन यू आर पासिंग थ्रू दीज बोथ। पर इस कंडीशन को भी जो देखने वाली कंडीशन है, उसे तुरीय कहते हैं। डीप स्लीप भी कहा जाता है इसे। जागरूक, स्वप्न, सुशोभित। सुशोभित डीप स्लीप, जहां पे आपको कुछ पता भी नहीं चलता, पर फिर भी वो एक, जो मैंने लास्ट सेशन में भी एक बात की थी, जब आप गहरे सो जाते हो, सुबह उठते हो, कहते हो कि आज रात को नींद बड़ी गहरी और बड़ी मस्त नींद आई, वो डीप स्लीप, उसको देखने वाली जो अवेयरनेस है, दैट इज कॉल्ड तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था। होप समझ गए हो आप इन चीजों को? और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वायरीज? जब मेरा एक छोटे लेक्चर को आप समझ लेते हो, देन रिप्लाई ऑल। जो भी सुन रहे हैं वो जरूर रिप्लाई किया करें कि इस चीज के बारे में हमें समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो उस चीज को पूछा करो। सर, मेडिटेशन करते हुए हमें टाइम के पता नहीं चलता, हम सो जाते हैं या वो डीप मेडिटेशन होती है? देखो, सबसे पहली बात, अगर ये चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, जब मैं हॉल में मेडिटेशन करवाता हूं तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि मुझे पता ही नहीं चला आप क्या बोले, आप जो बोल रहे थे वो तो सुनना ही बंद हो गया और पता ही नहीं चला। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि कब पता चला कि मेडिटेशन खत्म हुई? आप एग्जैक्टली मेडिटेशन खत्म होने के टाइम पे बिना, अगर मेरे को सुन ही नहीं रहे थे, आपको कैसे पता चला? और आप उठ कैसे गए? तो अगर वो चीज होती है, देन यू आर इन डीप स्लीप। डीप स्लीप इट्स अ मेडिटेशन, आप ध्यान में हो। डीप स्लीप और मेडिटेशन में थोड़ा सा ही अंतर है। डीप स्लीप में आप उस अवस्था को छोड़ जाते हो और शारीरिक तौर पे गहरे बह जाते हो। उस समय आपको कोई उठाए भी तो नहीं पता चलेगा। ध्यान गहरे में आपको अगर ये बता दिया जाए कि 1 घंटे के बाद में हमने उठना है, तो आपके अंदर की जो कॉन्शियस एनर्जी है ऑटोमेटिकली 1 घंटे बाद में आपकी आंखें खोल देगी। आप इतने गहरे होते हुए भी इन चीजों से निकल जाओगे। आपको पता चल जाएगा, नाउ इट्स 1 आवर ओवर। आप कभी भी ये देखना, आप ध्यान करने से पहले आप या तो अलार्म लगा सकते हो या अपने अंदर गहन कुछ मिनट ये मान लेना कि मैंने सिर्फ 1 घंटा ध्यान करके उठ जाना है। तो नॉर्मली ये होगा कि जब आप ध्यान करते होगे और डीप भी चले जाओगे तो 1 घंटे के बाद में एकदम से एक झटका लगेगा और आप उठ जाओगे। ठीक है?
समटाइम वी स्टार्ट फीलिंग कि जो होता है हो जाए। लोग हमें पागल बोलते हैं, पर हम किसी अननोन पावर पर ट्रस्ट में होते हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट एंड हमारे थॉट ऑपोजिट चलते हैं। पहली बात तो अगर जिंदगी जीनी है तो लोगों के बारे में सोचना भूल जाओ, लोगों के बारे में जुड़ना भूल जाओ, लोगों की बातों को सुनना भूल जाओ अगर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। और अगर लोगों की बनाई हुई जिंदगी में जीना चाहते हो तो लोगों के बारे में याद करो, उनकी बातों को याद करके अपने आप को रियलिटी में पागल बना लो। दो चीजें हैं, या तो लोग पागल समझें या खुद अपने आप को पागल बना लो। दोनों चीजों को आप अपने हाथ में ले सकते हो। कितनी बार मैंने ये चीज बोली है कि दुनिया अपनी जजमेंट के साथ में एक पागल को अच्छा कर सकती है और एक अच्छे इंसान को पागल भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बताता हूं, आप पहले भी बहुत बार ये बता चुका हूं, बट बार बार स्टोरी रिवाइज करने का मतलब है आपको इजी वे में समझ आ जाए। एक बहुत बड़ा एक शहर था, उस शहर में एक राजा रहता था। राजे ने अपना एक महल बना रखा था शहर के बीचों बीच। उस पूरे शहर में सिर्फ दो कुएं थे, एक उस महल के अंदर और एक उस महल के बाहर। जो बाहर था, जितनी प्रजा थी वो वहां से पानी पीती थी, और जो राजा के घर और महल के अंदर था वहां से राजा, उसकी रानी, उसका परिवार और जो मंत्री था वो पीता था। तो उस शहर में एक जादूगर आया। जब जादूगर ने जादू दिखाना शुरू किया तो लोगों ने वो जादू का मजाक उड़ाया और उसको गलत बोल के उसको वहां से भगाने की कोशिश की। तो जादूगर को गुस्सा आ गया, उसने एक दवाई निकाली, वो दवाई उस कुएं में डाल दी जहां पे वो सारी प्रजा पानी पीती थी। और जैसे डाली उसके बाद में वो चला गया। धीरे धीरे वो प्रजा, जैसे जैसे लोग पानी पीने लग गए, पानी पीते जाते थे और वो पागल होना शुरू हो गए। बट वो लोग बच गए जो राजा, रानी, मंत्री और उसके कुछ परिवारजन। तो मंत्री ने कहा कि बाहर लोग पागल होते जा रहे हैं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद कर दो, ये लोग हमारे अंदर ना आ जाएं, नहीं तो हमें बहुत खतरा होगा। तो बाहर के लोगों ने जब ये प्रयत्न किया, वो अंदर नहीं घुस पाए, तो उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बनाई। उन 5 मेंबरी कमेटी में एक प्रधान ऐसे करके वो मेंबर्स बने। तो वो इकट्ठे होके क्या सलाह करते हैं? वो ये सलाह करते हैं कि देखो, हमारे राजा, रानी, उसके परिवारजन और मंत्री ये पागल हो चुके हैं, हमें इसे भी इस कुएं का पानी पिलाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। अगर ये चीज नहीं की तो वो हमारे ऊपर राज करेंगे या कुछ भी करेंगे। बात सिर्फ इतनी है, यूनिटी जितनी जिसकी ज्यादा होगी उसके परिणाम अनुसार, उनकी सोच के अनुसार हम अपने आप को पागल घोषित कर देते हैं। बट हम पागल नहीं हैं। हम ये क्वेश्चन भी ना लेके आए आज के बाद में जिंदगी में कि दुनिया हमारे को पागल समझती है। दुनिया तो बहुत कुछ समझती है। दुनिया तो एक इंसान को इतना बुरे से बुरा भी बना देती है और दुनिया ही उसी इंसान को उत्तम से उत्तम भी बना देती है। मैं किसी के लिए बहुत बुरा हो सकता हूं और मैं ही किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि हम इन चीजों को क्या दुनिया के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए या अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए। सो लीव दिस थिंग्स। सर, मेडिटेशन करते समय कुछ समय बाद ये क्यों लगता है कि कोई चीज बॉडी से बाहर जा रही है? दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी। कई बार लोगों को ये महसूस होता है कि बॉडी थोड़ी थोड़ी ऐसे लेफ्ट राइट झूम रही है, कई बार ऐसे महसूस होता है कि वो आगे पीछे झूम रही है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इन चीजों के बारे में एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो इसीलिए होते हैं, हम इतने काम हो जाते हैं, हमारे विचार इतने कम हो जाते हैं कि पहली बार हम अपने अंदर चल रही उस ऊर्जा को या उस खून के प्रवाह को महसूस करना शुरू कर देते हैं। देखो, हमारा हार्ट है, हार्ट पंप करता है, वो पंप करता है नीचे लेग्स से भी ऊपर को खून खींचता है और हार्ट से दिमाग की तरफ भी खून जाता है। उसका जोर लगता है नीचे से ऊपर की ओर भी और ऊपर नीचे से ऊपर की ओर धक्का लगाने पे भी, खींचने में भी और धक्का लगाने में भी।
तो कई बार हम इस चीज को भी फील करते हैं। अगर आत्मिक तौर पे फील करते हैं तो उससे हम प्रैक्टिकली ये कहते हैं कि इट्स अ एनर्जी जो हमें लगता है कि ऊपर उठ रही है। तो ये तभी होगा जब हमारा जितना मन और दिमाग जो है ये विचारों से खाली होता जाएगा, हम इस चीजों को समझते जाएंगे। और कुछ 5-10 मिनट के लिए और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। देन आज एक छोटी सी मेडिटेशन करवाऊंगा रिगार्डिंग फॉरगिवनेस। हम अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़े पॉइंट में फंसे रहते हैं जिसे कहते हैं माफ करना, माफी देना, दया, धर्म। ये हो ही नहीं पाता। एक इंसान ये भी कह देता है कि यार उस बंदे ने गलती की थी तो मैंने उसको माफ कर दिया। अगर मैं 1 मिनट के लिए आप सभी लोगों को बोलूं कि आंखें बंद करके सिर्फ उस इंसान को सामने लाएं जिसको आप माफ करना चाहते हैं, तो देखना कई बार वही बंदा आएगा आपके सामने जिसको आप ऑलरेडी माफ कर चुके। दैट मीन्स कभी भी अंदर कुछ ग्रजेस हैं, अभी माफ नहीं किया गया। डू इट, क्योंकि ये बाद में मेडिटेशन में मैं लेके आऊंगा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें या ना करें, सिर्फ इतना कहें मैं उस बंदे को माफ करना चाहता हूं, और उस बंदे को अपने जहन में लेके आए। कई इंसानों को, हम यहाँ पे बैठे हैं, कई लोगों को वही बंदा याद आएगा जिसको आप कहते हो कि मैंने तुझे माफ कर दिया हुआ, और कईयों को नए बंदे भी सामने आएंगे जिनको कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसको मेरे माफ करना अभी बड़ा था, मैं अभी भी इसके लिए रुका हुआ हूं। ये चीजें रोक के रखती हैं माफी देना। जब तक हम अपनी जिंदगी के पास्ट को नहीं छोड़ते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज की इस मेडिटेशन में ये माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गगनदीप जी, इस मेडिटेशन में माय नेक्स्ट स्टेप इज फॉरगिव योर ओन सेल्फ। दैट मीन्स कि अगर दूसरों के अंदर के लिए, दूसरों के लिए ग्रज होना ठीक है, अगर खुद के लिए ही अगर हम ये रखें कि हम अपने आप को नहीं माफ कर सके, सबसे बड़ा अल्सर है, कैंसर है ये चीज। इस चीज को जितना जल्दी हो सके निकाल दो, नहीं तो ये बढ़ता बढ़ता बहुत मुश्किलें क्रिएट कर देगा। पुनिश करना इट्स नॉट अ रेमेडी। कितना पुनिश कर दोगे? एक बच्चा, कोई बच्चा बच्चे को अगर तंग करता है तो उसको चपेड़ मारता है, उसको मारता है, या आप लड़ पड़ते हो, एट दी एंड तो यही होता है ना कि चलो अब इतना ही बहुत था, माफ कर दिया, छोड़ो इसे। कितना अपने आप को करके पुनिश करोगे? पास्ट में ड्वेल ना हो, उसे कैसे करें? उसके लिए तो सिंपली बीइंग प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंट में रखना शुरू कर दो। जो बीत गया सो बीत गया, उस चीज को क्यों लेके आ रहे हो? पास्ट में ड्वेल ना हो, पास्ट में उलझे नहीं। दैट मीन्स पास्ट अभी भी संभाला हुआ, छोड़ दो उसे। गगनदीप, ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं हो पा रहा, हम नहीं चाहते अभी। जिस दिन चाहोगे हो जाएगा। आपकी जिंदगी में कई ऐसी असंभव चीजें होंगी जो आपने कर ली होंगी, ये तो अपने आप की ही बात है। तो सबसे इजीएस्ट वे है अपने आप को माफ करना, बट नहीं करना है और उसका ये बहाना बना देना कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये सभी करते हैं। Who am I to forgive? Everyone is as he or she is. Who am I? We are the source of that universe. और उसका एक अंश है हम ये इमोशंस को संभाल के रखते हैं। इमोशंस बनाने वाला भी हम हैं, इमोशंस खत्म करने वाले भी हम हैं। Who are we? जो हम एक नई चीजें क्रिएट करते हैं। हम कौन होते हैं अपने घर को ऐसे सजाने वाले? हम कौन होते हैं नए नए कपड़े खरीदने वाले? अगर हम वो हैं जो अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं, तो हम वो भी हैं जो हम अपनी जिंदगी में माफी भी दे सकते हैं अपने आप को, और दूसरों को भी माफी दे सकते हैं। इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे फर्क पड़ेगा तो सिर्फ अपने आप को।
हम कौन होते हैं दूसरों के साथ में गुस्सा करने के लिए? मैं तो फिर ये भी कह सकता हूं, हम कौन होते हैं दूसरों को बुरा भला कहने के लिए? पर कहते तो है ना। ऐसे ही हम वो भी हो सकते हैं जो दूसरों को माफ कर सके, क्योंकि ये चीजें हमारे भीतर है, चल रही है। मेडिटेशन में ऐसा टाइम क्यों आता है कि हमें लगता है बॉडी की सब नर्व्स एक्सपेंड होती है, जैसे सब नर्व्स खुल रही हो, स्पेशली चेस्ट। व्हाट डज दैट मीन? गगन, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया, इट्स एनर्जी। आप मेरी बात को सुने होते तो ये क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि हमारे थॉट्स जो है वो डीप डाउन वैनिश हो गए हैं और हम इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड इट्स अ ट्रू सेल्फ। हाउ टू फॉरगिव दैट पर्सन जिसे माफी मांगी ही ना हो, इट्स ब्लॉकिंग माई जर्नी। अरे हम उस बंदे को माफी नहीं वो मांग रहा, ये ईगो लेके हम बैठे हुए हैं। माफ हमने अपने लिए करना है। दूसरी एक बात को समझो, जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो इसके माफी देने से हम कोई एहसान नहीं कर रहे उस बंदे के लिए। माफी करने का मतलब है हम अपने अंदर से उस असर को खत्म करना। माफ करना दूसरे के लिए कतई नहीं है। दूसरे को माफ करना हमारे अपने लिए है। हम उस इमोशन को अंदर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, हम वो ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं। यही तो कंसेप्ट उल्टा चल पड़ा है कि मैं तुझे माफ करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। वो ऑलरेडी जिंदगी जी रहा है, आपसे 100 गुना अच्छी जिंदगी जी रहा है, पर उसके लिए ग्रज आपके अंदर है। आपने थाली में परोस के अपने घर में सजा के नहीं रखे, आप वो थाली आपके अंदर है। वो ग्रजेस, वो नफरतें, वो गुस्सा दूसरे के लिए जो आप दे रहे हो, वो दूसरे तक तो पहुंचता ही नहीं, वो आपके अंदर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने किसी को अगर माफ कर दिया तो उसका भला हो जाएगा? वो तो ऑलरेडी भला में ही है। भला अपना करना चाहते हैं हम। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करो। कई बार तो हम माफ अपने आप को पीस में लाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर यही थॉट्स हमारे में को भर लेगा और हमें, हमारे मन को, तो हमारे कई जरूरी एहसास। बिल्कुल एग्जैक्टली भावना जी, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन कि अगर मैं किसी को माफ करता हूं तो वो माफी उस बंदे के लिए नहीं, मैं माफ कर रहा हूं। मेरे अंदर जो ग्रजेस, मेरे अंदर जो नफरतें और जो ब्लॉकेजेस हैं वो मेरे अंदर है। मुझे उस बंदे को माफ करने के साथ में ही वो रास्ता खुल जाएगा। दी समझ गए निशुदी? सर, हम किसी से माफी मांग रहे पर वो हमसे भी नाराज, तो क्या करें? चाहे वो भला माफ कर दे, पर अगर वो बात ही नहीं कर रहा। गगन जी, डोंट गिव योर लाइफ इन अदर्स हैंड। आप माफी क्यों मांग रहे हो? अगर आपने माफी मांग ली तो आप अपने दिल से भी माफी मांग ली तो आप माफ हो चुके हो। ठीक है? ये माफी मांगने और लेने का कॉन्सेप्ट आप उल्टा लेके चल रहे हो। माफी मांग लेना मीन्स कि मैं अपने अंदर फील कर चुका हूं कि मैंने उसके साथ में जो गलती की या उसको जो गलत कहा, मैं आगे से नहीं कहूंगा। इतना ही रुक जाओ। ये मत सोचो अब वो बंदा मुझे ये कहे कि मैंने तुझे माफ कर दिया। आप क्यों वेट कर रहे हो? आप अपने आप को क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप अपने आप को माफी क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप क्यों दूसरे पर्सन की वेट कर रहे हो? उसमें भी क्या ये चीज है, वो माफी देगा तभी मैं ठीक रहूंगा? दैट मीन्स आपने अपनी जिंदगी उसको पकड़ा रखी है, कोई नहीं माफ करने वाला। सारी उम्र, सारी जिंदगी ऐसे ही चलते रहोगे फिर तो। माफी अगर आपने फील की है, देन डू प्रैक्टिकली थिंग्स। वो जो गलतियां आपने की हैं उस नेक्स्ट पर्सन के लिए, आगे से वो मत करो।
जब नहीं करोगे वो बंदा अपने आप ही माफ दे देगा, माफी हो जाएगी उसके अंदर। पहली बात तो ये कि हम दूसरों को छोड़ के पहले अपने ऊपर ध्यान दें। दूसरों को छोड़ दो, दूसरों की बातों को उतना मत करो, पहले हम अपने आप को बदल लें। हर बार मैं ये कहता हूं, दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। कई बार हम कुछ चीजों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। मत करो संस्कृति जी, मत करो, सारी उम्र बैठे रहो, आई डोंट केयर। बट जिस दिन कर दोगे आप एक खुशहाल इंसान बन के सामने आओगे। आपके हाथ में है। कमबख्त प्यार जीने नहीं देता, प्यार कभी जीने नहीं देता, प्यार ही जिंदगी है। एक्सेप्ट इट एज इट इज। प्यार में जिंदगी में मॉडिफिकेशन नहीं करना, उसे चेंज नहीं करना। प्यार जैसा है, जब उसे आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, जिंदगी ही प्यार बन जाएगी और प्यार ही जिंदगी बन जाएगी। ये जीने ना देने का मतलब है हर पल आप संघर्ष कर रहे हो अपने प्यार को बदलने के लिए। कभी ये चाहते हो मुझे माफी मिल जाए, कभी ये चाहते हो माफी कर दूं, कभी ये चाहते हो कि वो बंदा मुझे ये ऐसा कर दे, कभी ये चाहते हो कि मैं उसे वैसा कर दूं। ये चीजें काम नहीं करेंगी, हो ही नहीं सकता। ऐसी चीजों से प्यार बदनाम ही इस वजह से हो रखा है। कमबख्त प्यार जीने नहीं देता। इट्स जस्ट अ रूड वर्ड फॉर दैट पॉजिटिव एनर्जी। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये वही प्यार है जिसे हम कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। नहीं तो वो गुरु साहब ऐसा नहीं कह जाते। ये वही प्रेम है जिसे हम कहते हैं प्यार ही परमात्मा का दूसरा नाम है। हाउ हम ये कमबख्त इसे कह दें और ये कह दें कि ये जीने नहीं देता। इसी प्रेम के कारण ही आप जी रहे हो। आप एक बंदे के प्रेम की वजह से इस प्रेम को ये नाम दे दिया। उस मां का या उस बाप का प्यार देखा है जिस प्रेम की वजह से आपको जिंदगी मिली? क्या उस भाई बहन का प्यार देखा जिस वजह से आपको कभी केयर मिली? क्या उस पेट का प्यार देखा है जिस पेट की वजह से आपके अंदर एक शांति मिली? हम 100 प्यार के रीजंस को छोड़ के एक प्यार के रीजन की वजह से उसे कमबख्त कह देते हैं। डोंट लिसन दीज कमबख्त प्रेम सॉन्ग्स। अगर जिंदगी में उस रास्ते पे चलना है तो वो सारी चीजें छोड़ दो जहां पे शब्दावली अच्छी हो। एक पोस्ट डाली थी आबरा का डाबरा। उसका मतलब यही है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य हो जाएगा। जादूगर कहते हैं ना आबरा का डाबरा। तो उस शब्दावली का मतलब ये है जो मैं बोल रहा हूं, जो सुन रहा हूं, वो सत्य होने जा रहा है। ये दुनिया बहुत ऐसी है जो इन अच्छी चीजों को भी इतना बुरा बना के प्रेजेंट करती है। हम देखें हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। What we speak, we manifest. What we listen, we manifest these things too. जो हम सुनते हैं वो भी। No, it's not about the story. मैं समझाना चाहता हूं, अगर मैं ये चीज नहीं समझाऊंगा गगन तो आगे ये चीजें ही आपको मुश्किल में डाल देंगी। आगे यही चीजें आपको और ज्यादा गलत रास्ते पे ले जाएंगी। अगर मैंने ये चीज अनुभव की है तो क्यों ना मैं तेरे को समझाऊं। I love you, so in that love I share my experience. I love all of you. अगर किसी के होते हुए भी अगर हम प्यार उत्पन्न हो जाए तो ये सोचा जा सकता है कि उसकी वजह से हमारे अंदर भावना जी एग्जैक्टली these things happen. So होप जितनी भी मैंने बातें समझाई वो बातें आपको समझ में आई हो और आप इन चीजों को ग्रैब कर चुके हो और अपनी जिंदगी में लेके आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर इस टॉपिक के बारे में, सिंपली इतने टॉपिक के बारे में अगर कोई बात करनी है तो बताइए। देन वी प्रोसीड फॉर द फॉरगिवनेस मेडिटेशन।
आगे की ओर चलते हैं और वो मेडिटेशन को करते हैं। इफ ऑल आर क्लियर, जितने भी सुन रहे हैं मुझे ये इंटीमेट करो कि एवरीथिंग इज ओके, आपको समझ आ गई, देन हम मेडिटेशन पे चलेंगे। या सिर्फ इतना लिख दो कि लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। हम सब में बुद्ध है, हम सब में उंगली मार भी है, हम सब में पॉजिटिव भी है और हम सब में नेगेटिव भी है। सो वी स्टार्ट मेडिटेशन। हम ध्यान शुरू करते हैं अब, और इसी फॉरगिवनेस के ऊपर कि आज हम फॉरगिव करेंगे कि लेट्स स्टार्ट। सो डू वन थिंग, अपने गैजेट्स को आराम से रखते हैं, सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे, अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे, और जो चीजें हो रही हों एक्सपीरियंस करते जाना उन चीजों को। सिंपली एक अच्छे और एक बहुत प्यारी सी जगह पे आप बैठ जाएं जहां पे आप कंफर्टेबल हो। उस कंफर्टेबल प्लेस में अपने आप को सबसे पहले तो ढीला छोड़ दें, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रश्मिक जी, आप बहुत लेट हैं। सारा सेशन इसी चीज पे चला जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो बाद में आप सुन लेना। नाउ स्टार्ट मेडिटेटिंग। रिलैक्स हो जाए, एक अच्छी जगह पे बैठ जाए और बॉडी को कंप्लीटली फ्रॉम टोज टू टॉप, पैरों के अंगूठे से लेके सर तक रिलैक्स कर दें, शांत कर दें। आंखें अभी खुली हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक अच्छी सी अवस्था में बहने जा रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप सिर्फ उतनी चीज करते जाओ, मेरी आवाज सुनते जाओ, बस उसी में अपने आप को छोड़ते जाना। धीरे धीरे मेरी आवाज कानों में पड़ती जाए। अगर शरीर ढीला होता हो तो छोड़ते जाना। एनालाइज करना हो, जज करना हो मुझे या मेरी बातों को, वो इस 10 मिनट के बाद में कर लेना। अभी 10 मिनट अपने आप को एक गिफ्ट दो, एक प्रेजेंट दो। बी इन प्रेजेंट। अभी के अभी जो मैं कहता जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनते जाओ, नथिंग मोर देन दैट। अब धीरे धीरे अगर आपकी आंखें भी बंद होती हो तो उसे बंद करते जाना, उसको कुछ भी करने नहीं देना। सिंपली धीरे धीरे आपकी आंखें बंद होती जाए, उसे बंद करते जाए। जितनी बार भी मैं आपको रिलैक्स होने को बोलूं, आपकी बॉडी जितने रिलैक्स हो उससे 100 गुना और ज्यादा गहरे रिलैक्सेशन में चलती जाए। कुछ गहरी बट बहुत प्रेम से सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। 3 से 4 लंबी गहरी सांस भीतर भरें, भीतर से बाहर छोड़ें। और जैसा जैसा आप सांस भरेंगे और छोड़ते जाएंगे, आपका शरीर और गहरा रिलैक्स, शांत और डीप रिलैक्सेशन में पहुंचता जाए।
महसूस करें आप अपने आप को, शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल गहरा और रिलैक्स हो चुका है, आंखें गहरे बंद हो चुकी हैं। विजुलाइज करें कि आप एक बहुत खूबसूरत वैली में खड़े हो जहां पे चिड़ियां चहचहा रही हो, आप अकेले हो, चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही हो, पहाड़ियां हो, और उस इंसान को अपने सामने लेके आए जिसे आप अभी तक माफ ना कर पाए हो। उसने चाहे बहुत ही गलत किया हो आपकी जिंदगी में, बहुत ही बुरा भला बोला हो, बहुत ही बुरा किया हो आपकी जिंदगी में, उस इंसान को अपने सामने मौजूद देखें। उसका चेहरा उतरा हुआ हो, वो घृणा से आपको देख रहा हो, वो नफरत से आपको घूर रहा हो, उस इंसान को देखें। उसे विजुलाइज करें, उस इंसान को जिसने आपका बहुत बुरा किया और आप अंदर से उसे माफ नहीं कर पाए। वो आपके सामने खड़ा हो, आप उसे देख रहे हो, उसने कैसे कपड़े पहने हो और वो किस ढंग से आपको देख रहा हो, बट आप अपने आप को बिल्कुल काम और रिलैक्स रखें। आप सिर्फ उसे देखें। धीरे से आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी शुरू हो जाए। और देखें अपने आप को कि आप उसके पास पहुंच चुके हैं। ना चाहते हुए भी आज आप अपने अंदर के उस भार को, उस वजन को, उस बैड फीलिंग्स को खत्म करने के लिए उसे माफ कर दें। कह दें कि आज मैंने तुझे दिल से माफ कर दिया। और अपने पास विजुलाइज करें कि कुछ फूल पड़े हैं जो आप उसे एक एक करके दे रहे हैं। आपने पहला फूल दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फेंक दिया हो, आप फिर भी स्माइल करें और दोबारा उसे फूल दें। 3, 4, 5वीं बार वो गुस्से में ही आपका फूल पकड़ लेता, पर उसने पकड़ लिया। ये तब तक देते जाएं जब तक उसके चेहरे पे भी स्माइल ना आए। और आप देते जाएं, और हर बार जब दें तो आप ये कहें कि मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। वो फूल गुलाब के हो या किसी भी ढंग के हो जो आपको अच्छे लगते हो, आप उसे प्रेजेंट दें, प्रेजेंट दें। वो कुछ भी करता हो आप नहीं डोलेंगे, आप सिर्फ देते जाएंगे। आप देते जाएं। अब देखें कि वो इंसान भी धीरे धीरे स्माइल करना शुरू कर गया हो, उसकी आंख से भी आंसू आ गए हो, और आपकी आंख से भी अगर आंसू छलकते हो तो छलक जाने दें। ढेर सारे फूल बरसा दें उसके ऊपर। महसूस होता हो कि उसने आपको हग कर लिया हो और आपने उसे हग कर लिया हो जाने दें। देखें कि अब वो पूरा खुश हो गया हो, उसे खुश देखें। आपने उसे माफ कर दिया, वो खुश हो गया, वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीना शुरू कर गया। वो भी उस भार को हल्का कर गया, और आपके भीतर से भी देखो अब कितना भार हल्का हुआ।
अब धीरे धीरे उस इंसान को आपकी आंखों के आगे से मिटता हुआ देखें, वो जैसे चला गया हो, और उसकी जगह पे अपने आप को ले आए। बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जिसे हम अपने ऊपर ही लगा के बैठ जाते हैं। अपने आप को देखें, उदास दिखाई दे रहे हो, गुस्से में दिखाई दे रहे हो या ऑलरेडी खुश हो, कह दें कि आज मैंने अपने आप को भी माफ कर दिया। आज मैंने अपने आप को भी माफ कर दिया। ये कहते कहते आप अपने आप को भी खुशी से भर दें। अपने आप को फूल दें, कह दे कि मैंने आज तुझे माफ कर दिया। और देखिए अपने आप को, वो बहुत छोटा होता जा रहा हो, आपके दिल के साइज के जितना। अपने आप को विजुअलाइज करें कि आप इतने छोटे होते जा रहे हो, जो आप सामने खड़े हैं और आपके हाथों में समा गए हो, और धीरे धीरे उसे अपने दिल में समा लिया हो, अपने आप को ही अपने दिल में समा लिया हो। और वो खुशी खुशी और प्रेम से आप अपने आप को ही अपने भीतर समा गए हो। उसे प्रेम करें, उसका सर पे हाथ फेरें, उसे किसिस करें अपने आप को ही। वो एक छोटे बच्चे की तरीके से आपकी गोद में बैठा हो, आप अपने आप को ही अपने गोद में बिठा दें। उसे कहें मैं हूं ना तेरे साथ में। छोड़ दे अपना पास्ट, फ्यूचर अभी आया नहीं, मैं हूं तेरे साथ। अपने आप को ही कहें कि मैं हूं तेरे साथ। उसे हग करें, उसे अपने सीने से लगा लें, उसे अपने शरीर में एंटर होने दें, प्रेम से भर जाने दें। इस एहसास को भीतर बना रहने दें। ये एहसास भीतर बना रहे आने वाली सारी जिंदगी। अब आखिर में शुक्रिया अदा करें उस ईश्वर का, उस भगवान का। थैंक्स करें अपने आप का। शुक्रिया अदा करते जाएं, ग्रेटिट्यूड हो भीतर। और धीरे धीरे 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और अपनी आंखों को खोल लें। चेहरे पे स्माइल हो और बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको। चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल हो, खुशी से भर जाए। शुक्रिया अदा करते रहें अपने आप का।
जी गुरु जी, धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, जितना प्यार आज दिया आपने। शुक्रिया, शुक्रिया। जो लेट भी पहुंचे हों, ये इस सेशन को दोबारा सुन लें तो काफी हमने बातें इसी चीज के ऊपर डिस्कस की है। शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, ये एहसास ईश्वर से अलग नहीं, ये ही ईश्वर है। शुक्रिया। कुछ मिनट के लिए इस धुन में अपने आप को गायब कर दे। शुक्रिया। जैसे कृष्ण की मधुर बांसुरी हो, मां सरस्वती की एक वीणा बज रही हो और आप आनंदित हो रहे हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आज बहुत प्रेम से भर दिया आप सभी ने। शुक्रिया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं सारे लोग अनब्लॉक कर देना, माफ कर देना। गुड, देखना अनब्लॉक कर देगी ना, थोड़े अंदर भी सारा कुछ अनब्लॉक हो जाना। पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ में बहुत प्रेम करता हूँ। अभी पीछे से बात हो रही थी कि व्हाट्सएप बंद हो जाना है। मैंने सभी को बोला अपने एड्रेस भेज दो, मैं ना चिट्ठी पोस्ट किया करूंगा आपको। चलो, शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहो, नाचते गाते रहो, ऑसम रहो, जिंदगी के हर पल को जियो। बी इन प्रेजेंट, एंजॉय योरसेल्फ। आज का दिन बिल्कुल खुशी से बिताना और हर दिन, हर पल, हर लम्हा इस खुशी से भर देना कि जिंदगी भर जाए। दिनेश जी, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। डोंट वरी, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ।
टेक केयर, बाय, नमस्कार, जय ओंकार।